हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विजडम एकेडमी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का जो पेपर है वो लेके आए हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था। कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं आया था क्योंकि वो वीडियो थोड़ा अलग फॉर्मेट पे बनाया था, इस तरह से नहीं था। तो अब जो है वीडियो में प्रॉपरली आपको फेस टू फेस बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम कुछ वीडियो में कवर कर लेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरह बताएंगे। हर क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 8। 8 equal drops of water are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. If the drop collects, what will be the new terminal velocity? ठीक है, मैं हिंदी में भी इसको रिपीट कर देता हूँ। पानी की 8 समान बूंदे हवा में से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के नियत वेग से गिर रही है। यदि ये बूंदे आपस में मिल जाए तो बूंद का क्या नया सीमांत वेग कितना होगा? ठीक है, आपको यहां पर जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर डी है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्चुअली 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं। अब वो गिर रही है, वो गिरने के बाद क्या होता है, एक टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, क्योंकि स्टेडी वेलोसिटी यानी कि ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है। तो यहां पर हमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, इसको हम v ले लेते हैं, v1, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और v2 जो है वो हमें निकालना है, यानी कि जब ये पूरी की पूरी 8 बूंदे ड्रॉप्स कंबाइंड हो जाती है और सिंगल ड्रॉप में चेंज होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए, इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वॉल्यूम को इक्वेट करो। देखिए, जितनी पहले 8 बूंद थी या ड्रॉप्स थी वो सारी कंबाइंड होकर एक सिंगल ड्रॉप में चेंज हो गई, तो वॉल्यूम आपका सेम ही रहेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए वॉल्यूम को सेम रख रहा हूं। तो 4/3 पाई r2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई r1। r1 जो है वो आपकी रेडियस है जब वो कंबाइन नहीं हुई थी, यानी स्मॉल ड्रॉप हम ले सकते हैं, और R2 जो है वो लार्ज ड्रॉप के लिए हम यूज कर सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 8 ड्रॉप्स है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया ये पूरा, तो R2 आपका आएगा, यहां पर क्यूब भी आएगा, तो R2 क्यूब आपका आ गया 8R1 क्यूब। सो R2 आपका आ गया देन 2R1। तो रेडियस आपको मिल गई। अब यहां से हम ये मान सकते हैं कि R1 आपका R1 ले लेते हैं और R2 जो है वो आपका है 2 टाइम्स ऑफ R1। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2r² डिवाइड बाय 9 एटा रो माइनस रो नॉट जी। R यहां पे होती थी रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ईटा आपका होता था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये जी, रो नॉट, रो, ईटा ये सब कांस्टेंट रहेगा। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r² के। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू r1² डिवाइड बाय r2²। ठीक है, अब निकालना क्या है? आपको निकालना है v2। सो v2 आपका हो जाएगा देन r2² डिवाइड बाय r1² इंटू v1, और r2 की वैल्यू है 2r1² डिवाइड बाय r1² इंटू v1, और ये हो जाएगा आपका 4r1² डिवाइड बाय r1² कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लीकेशन में आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर आया आपका वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो इसका आंसर आपको मिलेगा वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, पोलैरीमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोलैरीमीटर, पोलरॉइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स p and q इज सच दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q इज। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर सम टू वेक्टर का क्या होता है। आर जो होता है, रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है, इट इज गिवन बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि यहां पर a आपको p दे रखा है और q यहां पर आपको b है, तो इसलिए ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां पर सच दैट लिखा हुआ है कि इज सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये मिल जाए मुझे। अब ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब ये पूरा किसके इक्वल हो जाए, 0 के। अब p और q तो 0 हो नहीं सकता यहां पे, तो क्या 0 होगा, cos थीटा। अब cos थीटा आपका क्या हो गया 0, और cos थीटा 0 कब मिलता है, जब आपका एंगल क्या हो 90 डिग्री। सो तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बी है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, सी है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, डी है रेडिएंट एनर्जी रिसीव फ्रॉम अदर सोलर सिस्टम। यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, क्या उसका सोर्स है। तो बेसिकली इसका जो सोर्स होता है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस melts to water at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस इज, हमें एंट्रोपी निकालनी कि कितनी चेंज हुई है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर हमें दे रखा है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 24.5 जूल पर केल्विन, 30 जूल पर केल्विन, 35 जूल पर केल्विन, 49 जूल पर केल्विन। एक्चुअली में होता क्या है कि एंट्रोपी हमें बताती है कि पर यूनिट टेम्परेचर में कितना एनर्जी जो है वो चेंज हुई है, तो उसके बारे में हमें बताती है। सो ये ऑप्शन दे रखे हैं 24.5 जूल पर केल्विन, 30.2 जूल पर केल्विन, 35.7 जूल पर केल्विन एंड 49.2 जूल पर केल्विन। अब यहां पर जो मास दे रखा है आइस का वो है आपका 20 ग्राम, ठीक है। और एंट्रोपी हमें निकाल दी है तो हम डेल्टा एस ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी, ठीक है ना, टेम्परेचर। और यहां पर जो है आपका लेटेंट हीट जो होती है वो होती है डेल्टा क्यू बाय एम। तो यहां से डेल्टा क्यू हमारा निकल जाएगा मास ऑफ आइस इंटू एल। मास ऑफ आइस है आपका 20 और लेटेंट हीट आपको दे रखी है 80, तो बेसिकली ये हो गया 160 जूल, ठीक है। ये जूल में आपकी जो है, अच्छा जूल में आंसर निकाला, कैलोरी में आएगा ये आंसर, ये आपका निकला कैलोरी, ठीक है ना। इतना कैलोरी आपकी हीट निकली, वो उसको हम लास्ट में चेंज कर लेंगे। तो डेल्टा एस जो होगा आपका वो होगा 160 कैलोरी, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 273 केल्विन, ठीक है। और कैलोरी को भी जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.2 से, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो है 24.5,
जूल पर केल्विन। ठीक है, आप इसे सोल्व कर सकते हो। 160 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 273, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल P एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट एंड इन द डायरेक्शन थीटा फ्रॉम द डाइपोल्स इज, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, B दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाय R क्यूब, C दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा R स्क्वायर, और D आपको दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P tan थीटा R स्क्वायर। तो B C D में से कोई आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यानी जो डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है एट ए डिस्टेंस R एंगल थीटा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E इक्वल टू kx raised to power -3/2 in x direction, where k is a positive constant taking gravitational potential to be zero at infinity. Its value at a distance x is, यानी x डिस्टेंस पे हमें जो है इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर जो है आपको E दे रखा है, दैट इज kx -3/2। ठीक है, और हमें पोटेंशियल निकालना है जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब लिमिट जो है वो आपकी, क्योंकि कहां से, इंफिनिटी से लेकर है, अगर हम इंफिनिटी से भी लेके आते हैं तो ये आपका हो जाएगा R टू इंफिनिटी। सो ये आ जाएगा आपका kx 3/2 dx R टू इंफिनिटी, और यहां पर के बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आएगा x 1/2 डिवाइड बाय -1/2 R, ठीक है, इंफिनिटी। सो अगर हम R ना लेके हम x ले लेते हैं, क्योंकि हमें x ही दे रखा है यहाँ पे R की जगह। सो यहाँ भी x ले लेते हैं, और ये हो जाएगा देन आपका k माइनस इंटू 2 डिवाइड बाय √x, ये आएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2k डिवाइड बाय √x प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 2k डिवाइड बाय √x वो इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड then magnifying power of, A ऑप्शन है माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट द टेलीस्कोप डिक्रीज, B है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, C है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, एंड D है माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट द टेलीस्कोप विल इंक्रीज। तो जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, अगर हम देखें टेलीस्कोप के लिए, फॉर टेलीस्कोप, सो मैग्निफिकेशन जो होती है वो आती है F0/FE, यानी कि मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F0 के। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप के केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज कर रहे हैं तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होगी और माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही मैच कर रहा है, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोएंट्रोपिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल नहीं हो सकता, आइसोबैरिक भी नहीं हो सकता, आइसोकोरिक भी नहीं हो सकता। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आइसोएंट्रोपिक, क्योंकि एनर्जी से लिंक करती है। एडियाबैटिक में क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो आनी चाहिए, और एंट्रोपी के आइसोएंट्रोपी का मतलब भी यही होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
ए स्नेल्स लॉ, बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी ए एंड बी बोथ, एंड डी पॉपुलेशन इनवर्जन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा बहुत जगह आजकल यूज किया जाता है, इंटरनेट या कम्युनिकेशन के फील्ड में जो है आजकल ऑप्टिकल फाइबर ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो एनर्जी जो है वो मूव करती जाती है लाइट की फॉर्म में, और जहां पर हमें रिसीव करनी होती है वहां पर हम एक ट्रांसड्यूसर लगा के ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर साउंड सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिकल एक तरह से इंटरनेट सिग्नल में चेंज कर देते हैं। सो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR पर बेस्ड होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरनल रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस इज 3 सेंटीमीटर विद इन tuning fork of frequency 2000 hertz. The first resonating position is 4.6 centimeter and the second resonating position is 14.0 centimeter. The speed of sound at the room temperature is. So इस क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं 336 मीटर पर सेकेंड, 376 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड एंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको जो है एक इंटरनल रेडियस है ट्यूनिंग रेजोनेंस 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब की, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है विद इन ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज। द फर्स्ट रेजोनेटिंग पोजीशन इज 4.6, तो L1 हम ले लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर एंड द सेकंड रेजोनेटिंग पोजीशन इज 14.0 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड निकालने के लिए जो है हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन है बट हमें वेवलेंथ गिवन नहीं है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 L2 की वैल्यू है 14, L1 की वैल्यू है 4.6, तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10.6, दैट इज इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 2.12, यहाँ पे आपका 9.6 आएगा और ये आएगा आपका 18.8 सेंटीमीटर, और जो वेलोसिटी होती है वो आपकी लैम्डा न्यू होगी। सो ये हो गया 18.8 इंटू 2000, और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें 376 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको इन क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लेना तो आपका इजिली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। फॉर इंसिडेंस एट ब्रेविस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज, ए आपको दे रखा है 120 डिग्री, बी दे रखा है 90 डिग्री, सी दे रखा है 70 डिग्री एंड डी दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली में जब हमें ब्रेविस्टर एंगल मिलता है तो जो एंगल होता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में वो 90 डिग्री होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका द पीक वोल्टेज इन ए 240 वोल्ट AC सोर्स। हमें जो है पीक वोल्टेज निकालनी है। सो यहां पर हम AC वाले चैप्टर का यूज करेंगे और RMS वोल्टेज होती है IRMS इज इक्वल टू IM डिवाइड बाय √2 होता है। ठीक है, सो यहां से जो पीक वोल्टेज IM हो गई तो ये हो गया आपका √2 इंटू IRMS। इसकी वैल्यू होती है 1.41 और IRMS, अच्छा IRMS नहीं निकालना, हमें वोल्टेज निकालनी है। तो हम कोई नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे VM इक्वल टू 1.41 इंटू 240। ठीक है, यहाँ पे बस जहां आपका वोल्टेज आना है वहां पर हम, जहां पे आपका करंट आना है वहां पे हम वोल्टेज यूज कर लेंगे। सो VRMS यहां पे हो जाएगा VM, देन VM इंटू VRMS। सो ये हो गया 240। ठीक है, और इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो आई थिंक 338.2 मीटर पर वोल्ट आपकी वैल्यू आती है।
और ये जो अप्रोक्सीमेटली जो है आंसर आपका हो गया 314। सो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। सो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज का यूज हम करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने 21 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।